दोस्तों, आप सब जानते हैं सलमान खान स्पेल्स मैजिक एट द बॉक्स ऑफिस। और हमारे आज के जो गेस्ट हैं यानी फिल्म मेकर अली अब्बास जफर एंड सलमान खान टुगेदर स्पेल डबल मैजिक एट द बॉक्स ऑफिस। सुल्तान और टाइगर जिंदा है के बाद अब ये दोनों कोलैबोरेट कर चुके हैं एक फिल्म के लिए जो अगले हफ्ते रिलीज होने जा रही है, बट वेडनेसडे को रिलीज होने जा रही है। जी हां, मैं भारत की बात कर रहा हूं। सो लेट्स वेलकम अली अब्बास जफर। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू। कितना प्रेशर रहता होगा ना आपके कंधों पर, एक ब्लॉकबस्टर, दूसरी ब्लॉकबस्टर, अब सलमान के साथ तीसरी ब्लॉकबस्टर डिलीवर करनी पड़ेगी। आपने डाल दिया प्रेशर ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन में डाल दिया। प्रेशर तो है, बट आई थिंक आई एम हैप्पी। बट ये प्रेशर जब से फिल्म अनाउंस की तब से था, या जैसे रिलीज डेट पास में आती है तब से प्रेशर होना शुरू होता है? सर, मुझे लगता है प्रेशर तो शुरू से ही होता है। वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और अगर आपका आप इतने बड़े सुपर डायरेक्टर हैं, वो नहीं कहा। नहीं, और आपका अगर पिछला काम लोगों को पसंद आया है तो एक एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सलमान के फैन बहुत जुनूनी है। तो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यू डोंट लेट मिस्टर खान डाउन, यू नो। तो वो सब है। उसके ऊपर मैं ये मानता हूँ कि आज के वक्त में आप जब इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करते हैं तो वो कहानी, उसका दायरा, फिर उसकी माउंटिंग सब एक स्केल का होना चाहिए, क्योंकि तभी फिर जब लोग अंदर आते हैं तो दे फील के इतने बड़े सुपरस्टार को जस्टिस हुई है, जो कहानी उसको सपोर्ट कर रही थी वो इतनी बड़ी थी। सो ऑल दोज बिकम लाइक एन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और कोशिश है कि आई होप ये वाली फिल्म जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को अच्छी लगेगी। जनरली आप रीमेक्स बनाने में यकीन नहीं रखते हैं, किसी भी इंग्लिश फिल्म हो, हॉलीवुड फिल्म हो या साउथ की फिल्म हो, लेकिन इसमें आपने एक्सेप्शन किया। इट्स अ रीमेक ऑफ अ कोरियन फिल्म, ओड टू माय फादर। ऐसी क्या वजह थी कि आपने सोचा कि यस, मैं रीमेक करूंगा? क्या है कि एक्चुअली ये सुल्तान के बाद की बात है। सलमान सर ने मुझे बुलाया और बोला कि मैं टाइगर ऑलमोस्ट फ्लोर्स पे जा रही थी, तो एक दिन उन्होंने घर बुलाया और बोला तुम ये फिल्म देखो। तो मैंने उन्हें बोला सर मैं रीमेक्स नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है मैं खुद लिखता हूँ तो ज़्यादा मेरा कन्विक्शन आता है। उन्होंने कहा तुम देख लो फिल्म। मैंने वो फिल्म देखी। लकीली ऐसा हुआ कि वो मुझे सिर्फ अच्छी नहीं लगी, वो 2-3 दिन तक वो स्टोरी मेरे दिमाग में घूमती रही। Then I went back to him and said, sir, there is something very special about that film। और उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि सर वो बहुत एक यूनिवर्सल इमोशन को टच कर रही है, और वो यूनिवर्सल इमोशन खासकर इस देश में वो एक श्रवण कुमार की फिल्म है। श्रवण कुमार जो हमारा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो कि अपने माँ और बाप के लिए अपनी पूरी जिंदगी त्याग देता है। Correct. और मुझे ये लगा कि ये किरदार हिंदुस्तान में तो 100% वर्क करेगा। करेक्ट, ठीक है। Correct. और सिर्फ ऐसा वर्क नहीं करेगा कि बॉक्स ऑफिस पे नंबर आएंगे। आई पर्सनली थिंक दैट देयर इज अ श्रवण कुमार इन ईच वन ऑफ अस। सही बात है, बिल्कुल। मतलब कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे माँ और बाप हैं उनसे जो हमारी रिलेशनशिप है, वो चाहे आप फिल्मों में भी देख लें, वो हमेशा समवेयर और द अदर इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड द सपोर्ट सिस्टम। करेक्ट। अब सिर्फ बात ये थी कि उसको हिंदुस्तान में अडेप्ट कैसे किया जाए, कैसे उसको एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के रंग में ढला जाए, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत सी चीज़ों पे वर्क करती है कि गाने होने चाहिए, इमोशन, कॉमेडी, और फिर सलमान आते हैं तो एक्शन होना चाहिए। करेक्ट। तो अब कोशिश ये थी मेरी, और यही मैंने सलमान सर को कहा कि सर मैं इसको ट्राई देता हूँ, लेट मी कम बैक विद एन इंडियन अडेप्टेड वर्जन ऑफ इट। मे बी इट विल नॉट बी सेम एज द कोरियन फिल्म, बट आई विल कीप द सोल इंटैक्ट। तो फिर ये कंप्लीटली 1.5 साल रीराइट हुई फिल्म, रीराइट पे रीराइट 1.5 साल तक। That means during the making of Tiger and after Tiger, I spent almost 7 to 8 months rewriting the film. And now what it is very different from Ode to My Father, but the essence is exactly the same. तो उस दौरान, वो 1.5 साल के दौरान, जाहिर सी बात है कि आप सलमान खान से मिलते थे, और बहुत बार मिलते थे। पूरी पिक्चर आपने कंप्लीट की, उसके बाद भी मिलना हुआ। तो सलमान खान आपसे बार बार पूछते थे कि कैसे चल रहा है, एंड कुछ डिस्कशंस होते थे, या आपने फाइनल स्क्रिप्ट बाद में सुनाई? नहीं, वो पूछते थे क्या हो रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं आपके पास पूरी फिल्म लेके आऊंगा, एक साथ लेके आऊंगा। और वैसा ही किया। तो जब टाइगर रिलीज हो गई, उसके बाद आई वेंट टू हिम एंड वी नरेटेड also in this film. My associate Varun Sharma has also helped me with the script. So we've co-written it. और हमने दोनों ने उन्हें सुनाई, and after the narration he was flying with it. He said let's do it, because
आई थिंक कहीं ना कहीं उनको भी यही चीज थी कि इसमें ना एक सलमान का कलर आ जाना जरूरी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिनल में सर्कस नहीं है, ठीक है, तो पूरा सर्कस का चैप्टर मैं लेके आया, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं 70 साल की कहानी है देश की, और 70 साल की कहानी है उस किरदार की। अब वहां पे वो शुरू होती है कोरियन वॉर से, साउथ और नॉर्थ कोरिया जब डिवाइड हुआ, यहाँ पे ये वो शुरू होती है पार्टीशन से, इंडिया और पाकिस्तान कैसे बना। करेक्ट। लेकिन अब हमें पूरी हिस्ट्री ट्रैक करनी थी उस किरदार के साथ। तो मैंने कहा कि पहले तो आई वाज वेरी श्योर दैट द फिल्म नीड्स टू बी वेरी हैप्पी ब्राइट फिल्म, बिकॉज इट वाज कमिंग ऑन ईद, सो इट नीड्स टू हैव अ वेरी फेस्टिव कलर टू इट। तो हमने पिकअप किए उन पूरे 7 दशकों के अंदर हिंदुस्तान किन किन दौर से गुजर रहा था। अच्छा। तो 60s में जब पहली बार आप उसे जवानी में देखते हैं, क्योंकि बचपन में तो 8 साल का होता है जब पार्टीशन होता है, जब आप उसे जवानी में देखें तो वी शो यू द सर्कस ऑफ व्हाट 60s वर। सो इट हैड दिस बिजार ग्लैमर ऑफ ब्यूटी एंड यू नो मेरा नाम जोकर उस वक्त में है, तो उस तरह की दुनिया के, और उस दुनिया के अंदर उसका किरदार क्या कर रहा है। करेक्ट। तो उसके अंदर आपको क्या मिला, उसके अंदर आपको एक सलमान खान की ग्रैंड एंट्री मिली, लेकिन उसके अंदर भी जो सबसे खूबसूरत बात है जब आप पिक्चर देखेंगे, एक इमोशन है, यू नो व्हाई डज ही गेट इनटू सर्कस, व्हाई डज ही लीव सर्कस, व्हाई डज ही मूव फॉरवर्ड इन हिज लाइफ। तो ये चीजें आई। फिर you know, after the death of Prime Minister Jawaharlal Nehru, there was a huge wave of unemployment. तो उस वेव के अंदर पता चला कि मिडिल ईस्ट के अंदर तेल मिला था, तो you know, how do we go कि इतना लेबर हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के बाहर काम करने जा रहा था सिर्फ अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए। So then it becomes a story. तो in a way it is a story of a nation and man together, but treated in a very happy, celebratory way. ओ, यानी एक इमोशनल स्टोरी को आपने एक जॉय वाला जी तड़का दिया। तड़का है कि जॉय वाला, मैं ये कहूंगा तड़का तो नहीं है, लेकिन एक ट्रीटमेंट जो है वो एक बहुत ही सिचुएशनल कॉमेडी, एंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन का है। क्योंकि ये चीज मैं बहुत क्लियर था कि मैं जो कहानी कहूंगा और जिस तरह से भारत की कहानी कहूंगा वो बहुत ही सेलिब्रेशन के साथ कहूंगा। Correct. और इसी वजह से गाने निकल के आए, क्योंकि जब यू नो कोशिश है, एक गाना दिवाली पे सेट है, एक गाना हल्का सा वो सर्कस के अंदर आता है, उसके चारों तरफ थोड़ा सा भांग का रंग है, तो मतलब एवरीथिंग इज बिकॉज देयर इज अ रीजन टू इट एंड द कल्चर दैट दिस कंट्री हैज। सो व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जब एक कोरियन फिल्म को हिंदुस्तानी जमीन में अडेप्ट करें तो कहीं ना कहीं उसको हिंदुस्तानी मिट्टी में अडेप्ट करें, और जब आप पिक्चर देखें तो आप बोले यार ये मेरे देश की कहानी है, क्योंकि जिस वैल्यू सिस्टम की वो बात कर रहा है वो बहुत ही हिंदुस्तानी, क्योंकि श्रवण कुमार की कहानी, तो वो तो एकदम सेट हो जाती है। Correct. अब आप उसे कितने सेलिब्रेशन के साथ दिखाएंगे ऑडियंस को, वो भी ईद के माहौल पर, दैट बिकेम द सेकंड लेयर। और आपने जैसे कहा कि मैंने सलमान को ये कहा कि मैं इंडियनाइज करता हूँ, इंडियन ऑडियंसेस के लिए अडाप्ट करता हूँ, तो फिर ये सोच कि इसका टाइटल भारत होना चाहिए, आप ही की थी सोच? जी, फैंटास्टिक। तो हुआ ये कि जब ये कहानी हमने लिखी तो हमें किरदार का नाम नहीं मिल रहा था, तो हमने कहानी क्रैक कर ली थी, लेकिन मुझे क्या लगता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं टाइटल एक फिल्म के एक विजन के अंदर बहुत बड़ा ही एस्पेक्ट होता है, कि जो आपका टाइटल होता है ना वो पूरी पिक्चर को एक चीज में डिस्क्राइब कर देता है। और जब ये पता चला कि एक श्रवण कुमार है जो मेन कैरेक्टर है भारत का, और एक देश है, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या टाइटल निकल के आएगा। ओह, एंड ये कितने ओरिजिनल है, ये साफ नजर आता है, बिकॉज ओड टू माय फादर मैंने नहीं देखी, ऑब्वियसली हीरो का टाइटल नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया तो हो नहीं होता। और अगर मैं उसको लिटरल ट्रांसलेट भी करता तो नाम क्या आता, बाबूजी के नाम। ओह यस, एन ओड टू माय फादर, एन ओड टू माय फादर, तो बाबूजी के नाम। वो कभी सोचा? वो नहीं सोचा मैंने कभी, क्योंकि मैं ना बहुत क्लियर था सर इस बात को लेके कि ये पिक्चर ना सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली की नहीं हो सकती। अच्छा। तो जो मेरी अप्रोच थी पूरी कहानी लिखने में वो ये थी, और हम सब लोगों की ये अप्रोच थी कि यार दिस हैज टू बी अ स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरीवन स्टेइंग इन दिस नेशन। मतलब एक मैक्रो लेवल पर लेके गए आप कहानी को, एक फैमिली की कहानी को आपने पूरे देश की कहानी बना। तो जैसे अब ट्रेलर में भी वो लाइन आती है कि देश लोगों से बनता है और लोगों की पहचान उनके परिवार से होती है, तो इसमें पूरा देश है भारत, स्टेम्स आउट फ्रॉम देयर कि यू नो इट इज अ कंट्री ऑफ सच अ डाइवर्स कल्चर, बट it is unified only because of the people. Correct. So in a nutshell, that's what the story is. कि someone who keeps his family together,
बिकॉज नेशन इज लाइक अ फैमिली, विल कीप द नेशन टुगेदर. अगर हम सिर्फ अपने ही परिवार को एक साथ रख लें तो इतने बड़े देश के अंदर सारे लोग साथ में रहेंगे तो नेशन साथ में रहेगा. सो इन अ नटशेल दैट्स द स्टोरी. सही बात है. सलमान खान को आपने पहले सुल्तान में डायरेक्ट किया, फिर टाइगर जिंदा में, और अब भारत में. सलमान खान एज एन एक्टर आपको कुछ बदलाव नजर आया? यू नो, ये सवाल मुझसे सर अक्सर लोग पूछते हैं और मुझे लगता है कि मैंने तो पहली फिल्म में ही उनके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एक्टर देखा था. और सिर्फ पहली फिल्म नहीं, मेरी यू नो ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है करण अर्जुन, हम दिल दे चुके सनम, एंड फॉर दैट मैटर इवन इन खामोशी, यू नो, and then in Bajrangi Bhaijaan, I think he was fabulous. Sultan, I just feel that, you know, when I look at him now, I look at him as a very beautiful actor who at times doesn't want to open that side to a lot of filmmakers maybe. But every time I write a scene with him, कि आप इसको 101% मेरे conviction के साथ nail करेंगे. And when people will see Bharat, they will see that there is a scene in Bharat which is a very emotional scene where you see this big built man really break down. And there is a shot of that in the trailer also. Yeah. You know, and that's the scene which pegs down the soul of Bharat in a way. And I have only one take of that. Exactly the same way how I had one take of the scene in Sultan where he looks at his body inside a locker room and then goes and puts the wrestler down. And when that scene happened, only one take. And then, you know, there were so many people standing around him. I asked him, sir, do I let anyone leave from it? You only want cameraman and me here? He said, don't worry, put whoever I want. I'm going to do one take and give it to you. Then you decide if you want the second take. One take, he gave me that performance. And then I couldn't ask because I got what I wanted. So I think because as a person, I just feel there is a very vulnerable person inside him. He has a huge, big man's persona. But at heart, you know, when anything touches him, and you will see even in all the films that I've named, whenever he does an emotional scene, the connect with an audience is something else. करेक्ट, बिल्कुल सही है. चाहे वो बजरंग भाईजान हो, सुल्तान हो या कोई भी. Yes. And that is beautiful about him. And that is my continuous you know, struggle within myself, that whenever I take a script to him, I better write a character which matches his stardom or is bigger than his stardom. So when he brings his star power into that character, you know, so when he brings his star power to a Tiger or a Sultan or to a Bharat, with an audience it amplifies. So आप उनसे नीचे का किरदार लिखेंगे तो फिर आपको सलमान खान दिखेगा. आप उनसे बड़ा किरदार दिखेंगे तो आपको सुल्तान दिखेगा, टाइगर दिखेगा या भारत दिखेगा. वो किरदार दिखेगा. और कटरीना कैफ की कास्टिंग फर्स्ट चॉइस थी. आपकी फेवरेट है, मुझे पता है. देखिए, वो दुनिया की भी फेवरेट है, वो अलग बात है. तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी कुंडली में ऐसी बैठी है कि जा ही नहीं रही. बट शी इज बीन लकी फॉर मी फ्रॉम माय फर्स्ट फिल्म until now. And you know, everyone knows that, you know, first we offered the film to Priyanka and Priyanka was doing the film. You know, X number of reasons she couldn't. And then the second choice was Katrina. And she used to always joke around with me, तुम कुछ भी करो, ये पिक्चर देखो घूम फिर के मेरे पास आएगी, और आ गई. प्रियंका चोपड़ा की बात तो सबको पता थी, इसलिए I said the first choice. You know, प्रियंका चोपड़ा का closed chapter है. But there was no heartburn when Priyanka Chopra refused? No. Not at all. Priyanka is a very close friend of mine. See, the thing is that even I just think that this whole thing has been blown out of proportion by media. There is no heartburn from anyone. Even whenever Bhai says any, you know, anyone who knows Salman Khan, they know that he has a little tongue-in-cheek kind of a humor. वो बोल देते हैं. And he does that. And you know, even from our side, I talk to her quite often, every 2 months or 1 month, and we discuss things. So we are very. And she had her reasons. It's not like, you know, बिना कारण तो नहीं करेगा. And I personally think that the role is very strong on paper. So when it came to Katrina, she was jumping on it. And I think she has done a fabulous job. I think this is her time. The way she's performed in Tiger, and then Zero came. Means according to me, it's one of her best performance ever in Zero. And when she came on to Bharat, her energies were so positive, and she is blooming as an actor. There are certain scenes that she did with me, Salman, Sunil Grover, all together, and Bhai used to whisper in my ear कि भाई ये तो scene ले गई अली, अब क्या करेंगे?
and she's played that age so nicely. She's worked on her language so beautifully. उनको आपने नया लुक भी दिया है बाय चेंजिंग अ हेयर स्टाइल। ये कॉन्शियसली था और ये किसकी सोच थी? कॉन्शियसली था, क्योंकि उनका किरदार है कि गवर्नमेंट ऑफिस में 1960s अर्ली 70s में एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का, यू नो, तो मैंने उन्हें बहुत फोटोग्राफ्स दिखाए उस वक्त के अपनी मॉम के। मेरी मॉम गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, तो आई शोड हर लॉट ऑफ रियल लाइफ रेफरेंसेस, and we wanted to do something with the hair, but somehow way the other, the curls came from her own conviction. She said, I want to use this new kind of hairstyle, and we did a test, and even when I saw it, I said, yeah, you know, you're looking really beautiful in this. And back in period, very subtly, so that's why we've not gone on a very dramatic styling, you know. Even with Salman and Katrina and rest of the film, when you watch the film, you will say it's set back in time, but it's still very contemporary. You know, you see the trailer, a lot of people said, yaar, period hai bhi, lekin aisa lag nahi raha ke you've gone back in period. That was our quest even with the music. I said, you know, music is always consumed maximum with the younger audience. So I don't want to create a tune of 1960s. Let me create a music which is very much today's music. When it will come in the film, we will treat it in a way that it's a directorial language of telling a film that the time, it's back in time, but the song should be a chartbuster for today's audience. You know, because that's as a director, what do you want? You want an audience to see a film from your point of view. And when you see the film, you will understand that it's done as a storytelling film. And because it's done as a storytelling film, a lot of the craft in the film is that how do you look back in time of 1970s and 1980s. Okay. So that's the path that we've taken in terms of storytelling. And that is why a lot of humor came in, because, you know, when you are in a tragic situation, that time could be very tragic for you. But when you are sitting today and looking back at that time, you will say, yeah, you know, we were struggling at that time so badly. We hardly had any money, but yeah, what time we had. We were still so happy. We were still going at it, you know, relentlessly. Correct. So that's the way we've taken, you know, that's the path we've taken to tell the story. और आप अपने म्यूजिक मतलब जिस तरह से म्यूजिक एक्सेप्ट हुआ है, आप खुश हैं या इससे बेहतर आप सोचते थे कि एक्सेप्ट होना चाहिए था? आई थिंक देखिए क्या होता है ना, आज वैसे ओरिजिनल म्यूजिक कोई नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? आई डोंट नो सर, आई डोंट बिलीव इन इट। मैं तो कोशिश करके हर पिक्चर में नए गाने बनाने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी चीज ये मुझे लगती है कि हर एल्बम की कैपेसिटी होती है कि उसका 1 या 2 गाना चढ़ जाएगा, फिर बाकी जो गाने होते हैं वो सारे स्लो बर्नर्स होते हैं। तो मुझे लगता है जब स्लो मोशन आया तो वो इतना ज्यादा ऊपर चढ़ गया, चाशनी आया तो वो लव सॉन्ग था तो वो ग्रो हो गया, अभी जिंदा आया एक गाना, सो दैट्स आल्सो बिल्डिंग अप। So I just feel that the music has been received nicely, and I hope when the film comes out, all these songs will play. कभी ऐसे भी होता है कि म्यूजिक को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है फिल्म के रिलीज पर या रिलीज के बाद। Same, मतलब I remember when Sultan came, Baby Ko Bass came and became everyone's song, and Jaggu Miyan became everyone's song. But after the film, you know, 440 Watt, yeah. There was a song called Bulleya, you know, that all slowly start picking up. Because I think जो maximum consumption होता है ना, वो आपके डांस सॉन्ग का होगा और लव सॉन्ग का होगा। वो भारत के अंदर चाशनी और स्लो मोशन ने ऑलरेडी कर दिया। अब जो भी स्पेस है वो once people see the film, they will take it forward. तो अब जब रिलीज करीब आ रही है, मेरे ख्याल से 5 दिन बचे हैं, 5-6 दिन बचे हैं, तो नर्वसनेस ज्यादा महसूस हो रही है या एक्साइटमेंट? क्योंकि मुझे ये पता है कि सलमान साहब के डैडी यानी राइटर सलीम साहब, उन्होंने फिल्म देख ली और उन्होंने आपको थम्स अप दिया है, एंड उनकी जजमेंट के बारे में मेरे ख्याल से सबको पता है कि उनकी जजमेंट इतनी सही होती है। तो अब नर्वसनेस ज्यादा है या एंजाइटी ज्यादा है या एक्साइटमेंट? देखिए नर्वसनेस और आई थिंक एंक्शियसनेस है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब जल्दी से लोग फिल्म देख लें। क्योंकि अब मेरे पास कुछ काम बचा भी नहीं है। अब फिल्म जा चुकी है, सेंसर हो चुकी है, ओवरसीज जा चुकी है, तो अब मेरे पास कुछ काम करने के लिए है नहीं। तो रातों को कई बार नींद आती है, नींद आती है, फिर आप उठ जाते हैं। तो वो वाला टाइम आ चुका है। बट सलीम अंकल ने फिल्म देखी और उन्होंने ना, जब मैंने उन्हें नरेट करी थी, क्योंकि मैं उनको हर स्क्रिप्ट नरेट करता हूँ। अच्छा जी, फ्रॉम सुल्तान टू टाइगर टू दिस फिल्म, आई नरेट एवरी फिल्म। तो उन्होंने मुझे कॉन्शियसली बस एक चीज देखी थी कि अली, इस फिल्म की सोल ना इसका इमोशन है, तो तुम बस ये ध्यान रखना कि इसकी चकाचौंध में तुम इमोशन को ना छोड़ दो। So the first thing that he came out of the theater and said, he shook my hand and said, "Sir, आप पास हो गए डिस्टिंक्शन से." And he said,
इमोशन बहुत खूबसूरत से निकल के आया, बहुत खूबसूरती से निकल के आया। और आई थिंक वो जितना एक्सपीरियंस उनके पास है मुझे नहीं लगता, और वो ना कभी भी छोटी चीज़ें पॉइंट आउट नहीं करते सर। वो ये है कि इसको काट दो, उसको कर दो। वो कहते हैं कि जब ऑडियंस बड़ी चीज़ देखने आता है सही अंदर, बात वो है, बिल्कुल सही आपको है। एग्जाम के लिए नंबर देने नहीं आ रहा। करेक्ट। वो बड़ी चीज़, अगर आपको उसने बड़ी चीज़ ने टच कर लिया तो बाकी सारी छोटी चीजें तो निकल जाती एग्जैक्टली। तो when he came out of the theater, he said, "For me, emotion in the film has worked beautifully. अब आपको इसको थोड़ा टाइट करना है, ट्रिम करना है, वो आपके हाथ में। बट मेरे हिसाब से आपकी पिक्चर डिस्टिंक्शन के साथ पास है." क्या बात है। Then and lot of people have seen it. मतलब सलमान sir has seen it, his family has seen it, and I think we are very happy. I think what we wanted to make, we've achieved it, and it's a very Hindustani desi film. So my confidence in the film is कि जिस फिल्म का टाइटल भारत हो और जो एकदम बेसिक वैल्यू सिस्टम के बारे में बात कर रही हो इस देश के, आई थिंक कहीं ना कहीं इस देश के साथ जुड़ेगी। थैंक यू सो मच अली, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। दोस्तों, इनके कैचवर्ड्स थे हिंदुस्तानी फिल्म है, एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, वी ऑल लव एनीथिंग दैट इज इंडियन एट हार्ट। इसका तो टाइटल ही भारत है। जब इसका टाइटल भारत रखा गया था तब मैंने ये कहा था कि ये टाइटल ही 100 करोड़ का है, जो मैंने बजरंगी भाईजान के टाइम भी कहा था। कहने का मतलब है कि इस फिल्म की गिनती, इस फिल्म के बिजनेस की गिनती 101 करोड़ से शुरू होगी, क्योंकि 100 करोड़ का तो टाइटल है। वी ऑल लव भारत एंड वी ऑल शुड लव भारत द फिल्म, आई थिंक, बिकॉज इसमें सलमान खान का किरदार भी भारत है, फिल्म का टाइटल भी भारत है, गाने पॉपुलर हो गए हैं, द ट्रेलर्स आर बीइंग लव्ड, पीपल आर वेटिंग एंड वेटिंग ईगरली फॉर द ईद रिलीज। तो याद रहे, फ्राइडे को नहीं, इस बार वेंसडे को रिलीज होगी। आने वाले वेंसडे को इट इज द डे ऑफ भारत एंड द वीकेंड, द एक्सटेंडेड वीकेंड ऑफ भारत। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी मुलाकात अब सोमवार को होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार, एक्साइटिंग एंड एजुकेटिव एपिसोड में। टिल देन, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रॉम मी।